हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अपन इसमें जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर के अंदर अपन मोस्ट चैप्टरों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने 13वां जो चैप्टर था सर्किट ब्रेकर एंड रिले, इसके अंदर जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। फिर उसके अंदर अपन ने 12वें चैप्टर का जो 12वां चैप्टर इसको अपन ने कंप्लीट किया था, ट्रांसमिशन एंड वितरण, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था 12वां। उसके बाद फिर अपन ने जो कंप्लीट किया था 11वां कंप्लीट किया था, विद्युत उत्पादन एवं सब स्टेशन, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 10वां चैप्टर इन्वर्टर एंड यूपीएस। दोस्तों क्या है कि इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के अंदर से आना है, कोई बाहर से पेपर नहीं आएगा। चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले एग्ज़ाम हो जो 19-18 के जो छात्र जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है वो यहीं से पेपर आना है पूरा, और चाहे वो वर्ष 2021 में प्रवेशित जो सेकेंड ईयर रेगुलर छात्र हैं उनके लिए भी यहीं से पेपर आना है पूरा। तो 10वां चैप्टर है इन्वर्टर एंड यूपीएस। इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपन कवर करेंगे, और उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी वो अपन उसके अंदर डिस्कस करते जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप एक नोटबुक रफ पेन कॉपी ले लिया करो, तो उसमें उस चीज़ से जो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का साथ में उसका आंसर नोट कर लिया करो, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें नोट कर लिया करो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था? ऑप्शन ए में दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी में दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर और नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। और नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये क्या करता है कि जितना वोल्टेज उसे इनपुट में मिल रहा है उतना ही वोल्टेज वो आउटपुट में देगा। तो बात यहाँ पर जे सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की, तो उसमें टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जो ये यूपीएस है, इस यूपीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है, जो इसका ऑप्शन दिख रहा है डी, जो डी ऑप्शन है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो यूपीएस की फुल फॉर्म है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, नोट कर लेना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि इसका यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? कोई डिस्चार्ज सेल है तो उसके अंदर जो विद्युत अपघटन भरा रहता है उसके अंदर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके अंदर का जो प्रतिरोध अधिक रहता है, अगर डिस्चार्ज अधिक होगा या कम होगा या शून्य होगा या समान होगा, तो इसके अंदर का जो प्रतिरोध रहेगा अधिक रहेगा। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को आंतरिक प्रतिरोध को बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो जैसे क्या हो जाता है कि जैसे आपने एक कंडीशन देखी होगी, जैसे घड़ी का सेल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है,
या कोई सेल होता है अपन उसको डिस्चार्ज हो जाता है अपन फेंक देते हैं, तो बाहर वो धूप में डाला रहता है। तो उसको अपन धूप में डाला रहता है, फिर उसको कुछ देर के लिए अपन उसको वो लगा देते हैं, चालू घड़ी में लगा देते हैं, तो कुछ देर के लिए घड़ी उससे चल जाती है। तो अपन को क्या लगता है कि वो चार्ज हो गया, लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ है। उसका जो प्रतिरोध है अंदर का वो कम हो गया। उस प्रतिरोध की वजह से क्या है, कम होने से वोल्टेज जो सप्लाई है वो निकल आती है। ठीक, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो ये ध्यान रखना है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, अगर डिस्चार्ज सेल है तो उसका अंदर का प्रतिरोध अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ISI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जी, ISI इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, बिजली संबंधित इससे क्या है, नियम बनाए हुए हैं। तो उनने मान के चलो को 240 वोल्टेज घोषित कर दिया है, तो उनके नियम के अनुसार अनुमानित एकल चरण मतलब सिंगल फेज सिस्टम में जो न्यूनतम वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम वोल्टेज होना चाहिए 228 वोल्टेज। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्वचालित ऑटो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो उसके अंदर जो करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर रिंग कोर प्रकार, फेराइट कोर प्रकार। तो स्वचालित स्टेबलाइजर के लिए तो ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग करेंगे। ठीक, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए कौन सा ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन है, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? सक्रिय मतलब होता है एक्सिक्यूटिंग, तो वो करता है ऑटो स्टेट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो है ऑटो स्टेट एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जाता है? द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, पहले तो वो चीज़ पता होना चाहिए। वो सेल जिनको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज कर ले, तो वो द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, तो ये क्या है, द्वितीयक सेल है। तो उसके अंदर जो विद्युत अपघटन रहता है वो कठोर दोष है, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया है ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करके, बी में दिया फ्रेशिंग चार्जिंग प्रदान करके, नियत धारा चार्जिंग प्रदान करके, नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करके। तो ए में जो ऑप्शन दिया है ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करके, जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेट की गई। मतलब 4 सेल जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए, कितने वोल्ट के? 1.5 वोल्ट के, और वो सेल 8 घंटे के रूप में, मतलब 8 घंटे चल रहे हैं, जुड़ी गई है।
अपन ज्ञात करना क्या करना है, एम्पीयर प्रति घंटा की गणना ज्ञात करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल की एक सवाल की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत से सवाल रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 1.5 वोल्ट एंड 32 एम्पियर। ए एच मतलब एम्पियर हावर्स। अगला क्वेश्चन है, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। तो निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, यह निरंतर आउटपुट फ्रिक्वेंसी देता है, एक चरण या 3 चरण आपूर्ति करता है, परिवर्तित और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रहेगा कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा ये है, परिवर्तित और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त है। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो दे रहा है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। साधारण इन्वर्टर में सिंपल जो इन्वर्टर है उसमें इम्पोर्टेंट स्टेज कौन सी है। दोलित्र और दृष्टकारी चरण, बी में है दोलित्र और एम्पलीफायर चरण, सी में है एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत चरण, डी में है दोलित्र एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज है जी। दोलित्र को बोलते हैं ऑसिलेटर इंग्लिश में, एम्पलीफायर हो गया एंड ट्रांसफार्मर, तीनों चीज़ें एक साधारण ट्रांसफार्मर में महत्वपूर्ण है ये चीज़। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। कार्य करता है। नियत वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, दोनों तरफ इक्वल बराबर वोल्टेज रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा है वो। स्वप्रेरण सिद्धांत, व्यवपात सिद्धांत, फेरो अनुनाद सिद्धांत, अन्य अनुप्रेरण सिद्धांत। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्वप्रेरण दिख रहा है, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर करता है इस सिद्धांत पर काम। फिर उसके बाद में फिर दे रहा है अन्य अनुप्रेरण सिद्धांत, ये जो करता है 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर रहता है उस पर काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला रहेगा, फेरो अनुनादित सिद्धांत, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल। नियत वोल्टेज मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज दोनों तरफ होना चाहिए, इनपुट में आउटपुट में। तो वो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो फेरो अनुनादित सिद्धांत है, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। किस शब्द से तात्पर्य है कि पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटन है जो बैटरी के अंदर भरा रहता है, से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोनलक नकल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई यूपीएस है, वैसे जो यूपीएस होता है इसका भी यूज जानता है वहाँ करते हैं। जैसे अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बगल से जो है लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी के तौर पे एक तरह से इन्वर्टर की तरह रहता है वो। तो यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। कम समय कार्य चला था पर उसका बैकअप बढ़ाना, तो कैसे बैकअप बढ़ाएंगे। यूपीएस की वोल्टेज एम्पियर रेटिंग बढ़ाकर, बी में दिया बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाकर, सी में दिया बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता घटाएं, और डी में दिया बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बनाए रखे हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है
उसको 90% की रेटिंग बनाए रखेंगे तो यूपीएस का बैकअप जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में, मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? धारा डिवाइडर नेटवर्क का, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का, टैप ट्रांसफार्मर नेटवर्क का। सी इसका करेक्ट बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का। ठीक, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? यूपीएस के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो वोल्टेज अगर आउटपुट में सही नहीं मिल रहा है, विफल हो रहा है, तो उसमें आउटपुट वोल्टेज की जो आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से मिलती रहे? तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए में दिया बैटरी यूनिट, बी में दिया इन्वर्टर यूनिट, सी में दिया रेक्टिफायर यूनिट, डी में दिया है नियंत्रण इकाई। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी यूनिट। तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में, टीवी रिसीवर में, डीवीडी प्लेयर में या सामान्य प्रकाश व्यवस्था में? तो तरंग इन्वर्टर का जो उपयोग किया जाता है वो सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरा जो उन छात्रों से निवेदन है जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को देखें, बहुत एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? जो दिए हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, में से इन्वर्टर का काम कौन सा है? एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करना, बी में दिया डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना, डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना, या एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। तो इन्वर्टर का जो कार्य रहता है वो क्या करता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। इन्वर्टर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इन्वर्टर जो करता है वो डीसी वोल्टेज को एसी में परिवर्तित करता है। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, चाहे तो उसको लिख लीजिए। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कौन बदलता है? इन्वर्टर। और एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कौन बदलता है? रेक्टिफायर या डायोड, क्योंकि डायोड से मिलकर ही रेक्टिफायर बनता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर को बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं रेक्टिफायर को? हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। तो दिष्टकारी बोल दो चाहे रेक्टिफायर बोल दो, वो क्या करता है? एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन इन्वर्टर का काम क्या रहता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वचालित चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? इनमें से जो ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्वचालित चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? गीजर में, ग्राइंडर में, टीवी रिसीवर में, एयर कंडीशनर। तो टीवी रिसीवर में इसका यूज करते हैं। स्वचालित चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो उपयोग किया जाता है वो टीवी रिसीवर के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए हमें क्या है? एक कंटिन्यू वोल्टेज चाहिए, निरंतर।
उस वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम पूछ रहा है, कौन सी का करें जिससे निरंतर वोल्टेज मिलता रहे। रेक्टिफायर सर्किट का, एम्पलीफायर सर्किट का, दोलित्र सर्किट का, डी में दिया है फीडबैक सर्किट का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें फीडबैक सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। इससे फीडबैक सर्किट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अपना निरंतर आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ होगा, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में। उसके अंदर जी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज होगा। अलग क्वेश्चन है, वर्ग एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। ए में दिया है स्टेबलाइजर, बी में दिया स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWM का पूर्ण रूप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, PWM का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो क्या है, पल्स, पी से पल्स, डब्ल्यू से विड्थ, एम से मॉड्यूलेशन। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति कन्वर्टर क्या है। अब या आवृत्ति कन्वर्टर, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है, ऐसा मतलब जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है। कन्वर्टर मतलब उसको बदलना, कन्वर्ट करना। तो ऐसी कोई उपकरण है जो फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ज़रूर है। तो साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है, काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार ये दिल्ली मेट्रो के अंदर, इसरो के अंदर पूछा गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है इनमें से। तो साइक्लो कन्वर्टर है। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर के अंदर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इनपुट एसी को स्टेप अप, इनपुट एसी को स्टेप डाउन, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप, एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज का उद्देश्य ये रहता है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य ये रहता है कि वो एम्पलीफायर से उसको जो एसी रहता है उसको स्टेप अप करें, मतलब एसी एम्पलीफायर से जो एसी सप्लाई है उसको बड़ा कर दें, ये रहता है उसका काम इन्वर्टर का। इन्वर्टर के अंदर जो ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है उसका। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये इस चैप्टर के सभी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना, एग्ज़ाम में मदद मिलेगी, काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।